हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मसला थोड़ा ज़्यादा ही संवेदनशील है। मेरे लिए तो यह विचलित कर देने वाली बात है। भारत का एक मशहूर पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है एमएमटीसी। यह कंपनी जो है 1963 में बनी थी, 1963। इसे मिनी रत्ना कंपनी भी कहते हैं। इस कंपनी का शुरुआती दौर में मेन काम था फेरस नॉन फेरस ओर का एक्सपोर्ट। फेरस का मतलब जिसमें लोहा होता है मेनली, और नॉन फेरस का मतलब हो गया जिसमें एल्युमिनियम, तांबा, सीसा और जिंक होता है। 1963 में इस कंपनी का गठन इसलिए करना पड़ा कि भारत के पास बड़े पैमाने पर आयरन ओर हुआ करता था, आज भी है। इसको एक्सपोर्ट कर विदेशी मुद्रा का यह एक बड़ा साधन था। इसको छोटे व्यापारी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए भारतीय राज्य को उतरना पड़ा ट्रेडिंग के लिए। बहुत सारे देशों में यह अजीब बात मानी जाएगी, बहुत सारे लोग भी अजीब बात भारत में मानते हैं कि इंडियन रिपब्लिक ट्रेडिशनल बनिया के काम में भी उतर आया, और यह जरूरी था। धीरे धीरे इस कंपनी का दायरा बढ़ता गया और यह कंपनी गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम बन गई। यानी भारत सरकार जो गोल्ड इंपोर्ट करती थी और सिल्वर, वह एमएमटीसी के माध्यम से ही करती थी। 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू 28,997 करोड़ था, यानी 3.3 बिलियन अरब था। इसकी नेट इनकम 81.43 करोड़ हुआ करती थी 2019 में। इसकी टोटल असेट 4,454 करोड़ है, और एमएमटीसी को एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट की एजेंसी माना जाता था। कोल के अलावा आयरन ओर के अलावा कोल वगैरह का भी एक्सपोर्ट ये कंपनी करती थी। इस कंपनी में जो ट्रेडिंग कंपनी थी, 2000 तक लोग इसमें काम करते थे, और इतनी मशहूर हो गई थी यह कंपनी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों से लोग काम छोड़कर एमएमटीसी ज्वाइन करते थे। और दिल्ली में करीब 12 एकड़ में इसकी अपनी एक खुद की कॉलोनी है। दिल्ली में जो एक बहुत बड़ी
जगह है वहाँ पर इसका बड़ा सा ऑफिस है। कनॉट प्लेस में भी शायद इसका अपना एक ऑफिस है। और यह मिनी रत्ना होने के नाते भारतीय राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से, हाईली रिलायबल सूत्रों से मुझे पता चला है कि इस कंपनी को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय राज्य यानी इंडियन रिपब्लिक का गोल्ड इंपोर्ट, सिल्वर इंपोर्ट करने वाली बड़े लाभ वाली कंपनी को सरकार बंद क्यों कर रही है, और बंद भी इतने हास्यास्पद ढंग से कर रही है कि अब एमएमटीसी में कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। लोग एमएमटीसी की बिल्डिंग में जाते हैं, बैठे रहते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अभी करीब 300 से 400 लोग ही बच गए हैं। तो इसमें तनख्वाह भी लोगों की बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये अब सवाल उठता है कि सरकार एमएमटीसी को क्यों बंद करना चाहती है। इसको अगर बेच रहे होते तो भी कुछ समझ में आता। इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, दिल्ली शहर के बीचों बीच 12 एकड़ जमीन की कीमत कितनी हो सकती है। कभी यह कंपनी बॉम्बे एयरपोर्ट पर ज्वेलरी का भी बिजनेस करती थी। धीरे धीरे इसको कुछ सालों में, 3-4-5 सालों में इसको तोड़ दिया गया है और यह अब बंद होने की कगार पर है। तो एमएमटीसी के साथ साथ क्या स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस भी बंद होंगे? मेरा तो शक यही है। और ये कंपनी जो है, इसका लंबा इतिहास है, प्रॉफिट दे रही है, फिर भी इसको बंद किया जा रहा है। जो मेरा अपना अनुभव है और जो मेरा अपना अध्ययन है और जो मेरा अपना विश्लेषण है, उसके मुताबिक भारत में अगर 10 दलित एक नई जिंदगी पाए हैं और जिनके परिवार में बच्चे एक नई जिंदगी की राह पर है, तो 10 में से 9 सरकारी नौकरियों की वजह से हैं। सरकारी नौकरियों को भारत में मुख्यतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो जो डायरेक्ट सरकार के अंडर आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पब्लिक सेक्टर है जो सरकारी नियंत्रण में है। तो जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सैलरी पब्लिक सेक्टर से कम होती है। आईएएस, सिविल सर्विस, आईपीएस, पीसीएस की बात छोड़ दें, उसमें कुछ 100 लोग हर साल भर्ती होते हैं। पर बड़े पैमाने पर जो इंजीनियर्स भर्ती होते थे वह पब्लिक सेक्टर में, जिनकी संख्या करीब 250 है। तो इसमें मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि दलित मिडिल क्लास जो है पब्लिक सेक्टर की कोख से पैदा हुआ है। तो मेरी विजडम में एमएमटीसी का समाप्त होना दलित मिडिल क्लास की कोख पर हमला है।
हमले में मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है और एक मकसद है कि जो जातियां पहले शास्त्रों के हिसाब से जहां पर थी, जिन धंधों में थी, जिन पेशों में थी, उनको वहां वापिस रख दिया जाए। यह संभव है पूरी तरह से या नहीं, यह अलग विचार का ये सवाल है। पर हिंदू राष्ट्र का यह उद्देश्य है कि दलितों का पहले कोई न कोई स्वामी यानी मालिक हुआ करता था। हम लोगों के जीवन में अभी 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू होने के पहले जितने हलवाहा थे, उनका कोई न कोई स्वामी हुआ करता था, और वो स्वामी अपर कास्ट के लोग होते थे, या द्विज कह ले या सवर्ण कह लें। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब कि दलितों को उसी स्थान पर वापस भेजना है। इनकी आज नहीं तो कल की पीढ़ियां या परसों की पीढ़ियां किसी तरह से वापस पुराने पेशों में जाएं। यह ड्रीम कितना भी वाइल्ड लग सकता है, और यह भी सही है कि अब कोई दोबारा हलवाही नहीं करने वाला है, क्योंकि वह सिस्टम ही खत्म हो गया, बैल खत्म हो गए, हल खत्म हो गए। पर बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, छोटे छोटे धंधों में उनके बच्चे जाएं जिनकी 3-3, 4-4 लाख तनख्वाह महीने की रही हो। तो यह हिंदू राष्ट्र अपने आगोश में पूरे देश को ले रखा है। इस पर मुझे तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि हम हार चुके हैं। दलित समाज यह लड़ाई फिलहाल हार चुका है। हिंदूवादी शक्तियां जिसका नियंत्रण आरएसएस करता है, वह देश को अपने कब्जे में ले रखी हैं। हमें संघर्ष करना है जितना हम कर सकते हैं। तो इसमें मुझे केवल तकलीफ, दुख होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का यही मकसद है। आश्चर्य तब होता है जब हम यह देख रहे हैं कि दिल्ली में एमएमटीसी को समाप्त किया जा रहा है, और दिल्ली में इतने दलित आदिवासी एमपीज बैठे हैं, किसी ने चूं तक नहीं बोली। ऐसा हो सकता है, ऐसा आर्गुमेंट हम सुन सकते हैं कि दलित नेता अपनी पार्टियों से बंधे होते हैं, इसलिए पार्टी लाइन के बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर यह बात सही है, तो दलित मिडिल क्लास को यह बात भी मान लेनी चाहिए कि जो दलित एमपी और एमएलएज हैं, यह दलित समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी का एक आईएएस में सिलेक्शन हो गया, आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, कोई इंस्पेक्टर हो गया, कोई टीटी हो गया, कोई हेडमास्टर हो गया, कोई मास्टर हो गया, वो अपने अपने परिवारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में कह सकते हैं कि पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उसी तरह से एमपी और एमएलए नौकरी करते हैं जिन्हें अपना परिवार चलाना है। तो ये इसलिए एकदम चुप है, इतना चुप है, इतनी शांति है एमएमटीसी के को समाप्त होने पर, जैसे लगता हो कि किसी ने इनको ठेका दे रखा हो कि आपको चुप रहना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। पावर का ऐसा एडिक्शन होता है, जो एक बार एमपी बन जाता है, बंगले मिल जाते हैं, कुछ मंत्री बन जाते हैं, वही फिर से रिपीट हो, वही फिर से अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को रिपीट हो,
यह तो कुछ इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट हुआ ना, समाज का इंटरेस्ट तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो मिशन वाले लोग हैं, जो दलितों से चंदे लेते हैं और यह कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद बढ़ाएंगे, दलितों की रक्षा करेंगे, इस सवाल पर, एमएमटीसी के सवाल पर वे क्यों चुप हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिशनरीज का भी नियंत्रण किसी के हाथ में चला गया है? यह जो जिसको हम कहते हैं दलितों का मनमौजी तबका, जो अपने अंदर की छिपी भावनाओं के लिए तरह तरह के नारे समाज में देता है, हम आरक्षण लेने वाले नहीं, आरक्षण देने वाले बनेंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो चूते चार, आदि आदि। कहीं इनका भी नियंत्रण तो किसी अन्य शक्ति के हाथ में है? ये क्यों शांत बने हुए हैं? और इसका मूल्य दलित समाज को आने वाले समय में क्या चुकाना पड़ सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। एमपी एमएलए शांत हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्यों बंद किया जा रहा है? मिशनरी साइलेंट हैं कि प्रॉफिट मेकिंग एमएमटीसी को क्यों बंद किया जा रहा है? और तमाम यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो दिन रात दलितों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, ऐसा लगता है वो भी इस पर क्यों शांत हैं? तमाम अम्बेडकरवादी यूट्यूबर्स यहां से वहां फैले हुए हैं, उनका ध्यान एमएमटीसी के सफाई पर, खात्मे पर क्यों नहीं जाता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है तमाम अन्य कारणों के अलग कि दलितों में नौकरी दलित समाज के मिशनरीज, पत्रकार, यूट्यूबर्स के प्रायोरिटी में है ही नहीं? जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था हमने आपको कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को सीईओ बनाया जा रहा है। उसमें हमसे एक दो मिस्टेक हो गई थी। 87,000 इसमें एम्प्लॉइज हैं, हमने 27,000 कहा था। 87,000 एम्प्लॉइज को हमने 27 कहा था। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। दूसरा, 400 अरब रुपए 10 साल में दलितों के चले जाएंगे, उसको हमने 400 लाख अरब कहा था, वो भी एक मिस्टेक थी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर वापस आते हुए, भारत पेट्रोलियम हो या एमएमटीसी हो, मिनरल्स एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर दलित समाज का जो प्रतिनिधि तबका है, प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला तबका है, इस पर शांत क्यों है? अगर आज एमएमटीसी को समाप्त किया जा रहा है, कल भारत पेट्रोलियम का नंबर आएगा, ओएनजीसी का नंबर आएगा, एनटीपीसी का नंबर आएगा, भेल का नंबर आएगा, सेल का नंबर आएगा। सारे 250 जो पब्लिक सेक्टर की केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में कंपनियां हैं, जिनको मैं मानता हूं दलित मिडिल क्लास की कोख है, और दलित मिडिल क्लास के कोख पर हमला हो जाए और इनका प्रतिनिधि करने वाले लोग एकदम मूक दर्शक बन जाएं, तो कहीं
जो मेरा ये विश्वास है, मैं तो सोचता हूं कि मैं झूठा साबित हो जाऊं, दलितों में जो यह मनमौजी तबका है, इसको दलितों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। और इस मनमौजी तबके की एक क्वालिटी ये भी है, मैंने एक भी ऐसे मिशनरी को नहीं देखा है जो अपना मिशन अपने पैसे से कमा रहा हो। ये ना तो नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, ये ना तो बिजनेस करते हैं, ये ना तो खेती बाड़ी करते हैं। ये सिर्फ चंदे के सहारे जीते हैं और चंदे के सहारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं केवल तर्क के लिए आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिन्होंने खरबों अरबों रुपए दलित समाज से चंदा लिया है और नारा दिया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, किसी तिलक तराजू तलवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति को जूता मारा है इन लोगों ने? हम सत्ता दिलाएंगे आपको, तो सत्ता यूपी की तरह मिलनी है, 3 बार आरएसएस के साथ जाना है, तो आरएसएस के साथ जाने का जो परिणाम है आप हम देख रहे हैं। क्या किसी ने एक भी ब्राह्मण परिवार को यूरोशिया भेजा है? तो ये सालों साल तक ये स्लोगन दलित समाज में देने वाले लोग और उनका चंदा बटोरने वाले लोग, एमएमटीसी, बीपीएल और तमाम पब्लिक सेक्टर पर जो खतरा है, इस पर मौन क्यों बना रखे हैं दलित मिडिल क्लास के सामने? यह प्रश्न है। प्रश्न दलित मिडिल क्लास के कोख पर हमले का है, जहां से दलित मिडिल क्लास कभी पैदा हुआ था, अब वह सिकुड़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कंट्रीब्यूट करिए वहाँ पर दिए हुए आइकन पर। हमारी नज़र बनी रहेगी उस सवाल पर जहाँ हर 10 में से 9 दलित अगर सुखी हैं तो सरकारी नौकरी की वजह से। जय भीम, जय भारत।